बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं चिन्योट और टोबा में वक्फे से बारिश जारी। गोजरा, पीर महल, कमालिया में बादल बरस पड़े। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आपको बताते चलें चिन्योट और टोबा में वक्फे से बारिश जारी। गोजरा, पीर महल, कमालिया में बादल बरस पड़े। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। चिन्योट और टोबा में वक्फे से बारिश जारी। गोजरा, पीर महल, कमालिया में बादल बरस पड़े। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। चिन्योट और टोबा में वक्फे से बारिश जारी। गोजरा, पीर महल, कमालिया में बादल बरस पड़े। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आपको बताते चलें चिन्योट और टोबा में वक्फे से बारिश जारी। गोजरा, पीर महल, कमालिया में बादल बरस पड़े। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। चिन्योट और टोबा में वक्फे से बारिश जारी है। गोजरा, पीर महल, कमालिया में बादल बरस पड़े। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आपको बताते चलें चिन्योट और टोबा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गोजरा, पीर महल, कमालिया में बादल बरस पड़े। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। चिन्योट और टोबा में वक्फे से बारिश जारी है। गोजरा, पीर महल, कमालिया में बादल बरस पड़े। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गोजरा, पीर महल, कमालिया में बादल बरस पड़े। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट शहर और गिरदुनवा के इलाकों में काली घटाएं आज फिर बरस रही हैं और सुबह के औकात से ही रिमझिम का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। तहसील बुआना, तहसील लालियां और तहसील चिन्योट के हवाले से बात की जाए तो तीनों तहसीलों में आज बादल जो है वो खूब जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है। इस हवाले से चिन्योट शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। दूसरी जानिब हवा में नमी का तनासब 90% है और हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसके बायस मौसम जो है वो इंतहाई सुहाना हो चुका है और बादल बरस रहे हैं। हल्की फौर हल्की रिमझिम जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से जो मौसम है वो इंतहाई सर्द हो चुका है। बारिशों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि आइंदा 24 घंटों में भी बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इस वजह से मौसम सर्द होते ही चिन्योट के शहरी भी मुख्तलिफ चटपटे स्टॉलों पर पहुंच चुके हैं और गर्मा गर्म खानों और चटपटे खानों से जब वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरी को ये कहना है कि जब भी ऐसा मौसम होता है तो वो इन स्टॉलों का रुख करते हैं और खूब सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होते हैं। शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप अपडेट कर रहे थे। चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड पर बारिश के बाद चलना दुश्वार। एजुकेशन, हेल्थ, महकमा आबपाशी, खिदमत मरकज, जजिस की रिहाइशगाहों वाले रोड पर पानी जमा हो गया। टूटी सड़क की वजह से गाड़ी गुजारना भी मुश्किल हो गया। चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड पर बारिश के बाद चलना दुश्वार हो गया। एजुकेशन, हेल्थ, महकमा आबपाशी, खिदमत मरकज, जजिस की रिहाइशगाहों वाले रोड पर पानी जमा हो गया। टूटी सड़क की वजह से गाड़ी गुजारना भी मुश्किल हो गया। मजीद जानते हैं, वकार गुमन ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, बताइएगा। जी, इस वक्त हम डिग्री कॉलेज रोड मौजूद हैं। इसको कचहरी रोड भी कहा जाता है और इस रोड पर कई सरकारी दफातर मौजूद हैं। जजेस की रहायश गाहें यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हल्की सी बारिश के बाद ये सारी सूरत हाल यहाँ पर हो जाती है कि पैदल तो गुजरना मुहाल, इसके साथ साथ गाड़ियाँ गुजारना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। बाइक्स वाले आप देख सकते हैं कि फुटपाथ के ऊपर से गुजरने पर मजबूर हैं। सेंटर से गुजरा नहीं जाता और पैदल चलने वाले भी परेशान हैं। आप यहीं पे रहते हैं? यहाँ यहीं पे हैं, काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम है और अभी तक दुरुस्त नहीं हो सका मसला। ये देखें, तालीमी इदारे भी यहाँ हैं और कॉलेज भी यहाँ है, ये जजों की कोठियाँ भी यहाँ हैं। निकासी का प्रोग्राम नहीं है, पानी नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि छोटा सा ये रोड है, इसको भी संवारा नहीं जा रहा और कुछ और लोग भी मौजूद हैं। रिक्शा ड्राइवर, आप लोग किस तरह गुजर जाते हो यहाँ से? इधर से बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। जब भी बारिश होती है इधर सवारी कहती है, लेकिन हम इधर से गुजरने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि रास्ता ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी दिनों से ख़राब है ये। जब भी बारिश हम बहुत तंग होते हैं जी।
یہ ایجوکیشن کا دفتر ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی یہیں پر ہے. وہ میرے سامنے اس ساتھ یہاں پہ ججز کالونی ہے، یہ محکمہ آبپاشی کا دفتر ہے. گویا یہ سرکاری دفاتر کا ایک ہب ہے، لیکن اس کے باہر جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے. یہ تمام لوگ مطالبہ کر رہے ہیں انتظامیہ سے کہ اس سڑک کی حالت بہتر بنائی جائے، یہاں پر نکاسی آپ کا سسٹم بہتر کیا جائے، اور جو ٹوٹی ہوئی سڑک ہے اس کو سب سے پہلے مکمل کروایا بارشوں کا سلسلہ تھمنا تھا کا بکار اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں فیسکو میٹیریل چوری نہ رک سکی، بجلی کی تاروں سے 10 لاکھ روپے مالیت کا کنڈکٹر چوری ہونے کا انکشاف. چک نمبر 2 جیم بیگ کے قریب بجلی کی تاروں سے کنڈکٹر چوری ہوا. کنڈکٹر چوری ہونے کی ایف آئی آر تھانہ نشاط آباد میں درج. ایف آئی آر کے متن کے مطابق چور لاکھوں مالیت کا فیسکو میٹیریل ٹرک پر لوڈ کر کے لے گئے. فیصل آباد میں فیسکو میٹیریل چوری نہ رک سکی، بجلی کی تاروں سے 10 لاکھ روپے مالیت کا کنڈکٹر چوری ہونے کا انکشاف. چک نمبر 2 جیم بیگ کے قریب بجلی کی تاروں سے کنڈکٹر چوری ہوا. کنڈکٹر چوری ہونے کی ایف آئی آر تھانہ نشاط آباد میں درج. ایف آئی آر کے متن کے مطابق چور لاکھوں مالیت کا فیسکو میٹیریل ٹرک پر لوڈ کر کے لے گئے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے. اویس بتائیے گا. آج بالکل فیسکو میں مٹیریل چوری کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے تھانہ نشاط آباد کے علاقہ سے 10 لاکھ سے زائد مالیت کے بجلی کی تاروں کے کنڈکٹر جو ہیں وہ چوری ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے. کنڈکٹر چوری ہونے کی ایف آئی آر تھانہ نشاط آباد میں درج کر لی گئی ہے. چک نمبر 2 جیم بیگ کے قریب بجلی کی تاروں سے چوروں کی جانب سے انتہائی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کنڈکٹر چوری کیے گئے ہیں. چوری شدہ لاکھوں روپے مالیت کے جو کنڈکٹر ہیں وہ چور ٹرک پر لوڈ کر کے جو ہے وہ دے گئے ہیں. فیسکو حکام کے مطابق تھانہ نشاط آباد میں مقدمے کا اندراج کروا دیا ہے اور مزید کارروائی کے لیے جو ہے وہ پولیس سے جو ہے وہ جانچ پڑتال کروائی جا رہی ہے. مزید کارروائی کے لیے جانچ پڑتال کروائی جا رہی ہے. جی شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصل آباد بار الیکشن میں اسلحہ ساتھ لانے اور ہوائی فائرنگ پر پابندی عائد، خلاف ورزی پر جیل کی ہوا کھانا پڑے گی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ اور سی پی او کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ بار الیکشن 2022-23 کے حوالے سے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا. اسی سلسلہ میں مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار بتائیے گا. بالکل، ڈسٹرکٹ بار 2022-23 کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں ایک اہم اجلاس ہوا. زیر نگرانی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ اور سی پی او غلام مبشر میکن سمیت دیگر امیدواران شریک ہوئے. ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ بار کے صدر چودھری اختر علی ویک صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی سر، کیا فیصلہ ہوا ہے اجلاس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن کے حوالے سے سیشن کورٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جناب تنویر اکبر صاحب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سی پی او غلام مبشر میکن صاحب اور چیئرمین الیکشن بورڈ جناب فواد احمد چیمہ صاحب، سیشن کورٹ میں ایک اجلاس ہوا الیکشن کے حوالے سے کہ اور اس میں تمام امیدواران جو تھے ان کی بھی شمولیت یقینی تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی امیدوار جو ہے وہ الیکشن والے دن کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کرے گا اور دوسرا اپنے آپ کو ڈس آرم کرے گا اور کوئی پرائیویٹ شخص جو ہے وہ بار کے احاطہ میں داخل نہیں ہوگا. صرف وکلا کو اور جو ووٹر ممبر ہیں ان کو آنے کی اجازت ہے تاکہ الیکشن جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہو سکے. اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ ہوائی فائرنگ میں ملوث ہوا یا کسی قسم کے ایسی کوئی ایکٹیویٹیز میں غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. اس کے پیچھے نہ بار ہوگی نہ بینچ ہوگا اور جو بھی قانونی کارروائی ہوگی اس کے خلاف ہوگی. جی بالکل، جو خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائے گی. کیا قانونی کارروائی عمل میں لائے گی؟ ہمارے ساتھ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار خرم اجاز خالصہ موجود ہیں. جی سر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارے سالانہ انتخابات میں جب رزلٹ آتا ہے اس کے بعد جو کسی بھی کینڈیڈیٹ کے سپورٹران ہوتے ہیں وہ اپنی جیت کی خوشی میں فائرنگ کرتے ہیں.
اس دفعہ ہم نے اس کے لیے ایک لاہے عمل پہلے ہی تیار کر لیا. ہم نے سیشن جج صاحب کی زیر نگرانی ایک ہماری میٹنگ بالکل سی پی او صاحب بھی اس میں موجود تھے, جس میں یہ طے ہو گیا ہے اس دفعہ کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کا سپورٹر اگر فائرنگ کرے گا تو نہ وہ کینڈیڈیٹ, نہ بار اور نہ ہی بینچ اس کی کسی قسم کی سپورٹ کرے گا, بلکہ اس کے خلاف اکارڈنگ ٹو لا ایف آئی آر کا اندراج عمل میں لایا جائے گا اور اس کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی کیا اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کو نوٹس لیتے ہوئے کوئی ممبرشپ وغیرہ فارغ بھی کر سکتی ہے؟ دیکھیں, اس میں پہلے بھی کوئی وکیل صاحبان, بہت کم ہوتا ہے جی کہ کوئی وکیل صاحبان جو انوالو ہوں اور وہ خود فائرنگ کریں. یہ میکسیمم جو ہوتا ہے یہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں. اس دفعہ ہم یہ مکمل پلان کر چکے ہیں کہ آؤٹ سائڈرز کو مکمل بین کیا جائے گا. کسی بھی آؤٹ سائڈر کو جو ہے وہ بار کے اندر پریمیسز میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. پرائیویٹ افراد کا داخلہ جو ہے ممنوع قرار دے دیا گیا, اس کے علاوہ اسلحہ نہیں لا سکتے, اور اگر کوئی ہوائی فائرنگ کرے گا تو اس کے خلاف. جی شکریہ آزادار, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ایکسپورٹرز کے لیے ایک اور نئی مصیبت. شپ منٹ ایکسپورٹ ہونے کے بعد ایکسپورٹ بل کو خریداروں سے 180 دن میں کلیئر کرنے کے بجائے اسٹیٹ بینک نے ایکسپورٹرز کو بل 120 دنوں میں کلیئر کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. ایکسپورٹرز کہتے ہیں کہ اگر خریدار سے یہ سہولت چھینی گئی تو اس کی توجہ پاکستان سے ہٹ جائے گی. تفصیلات جانتے ہیں شیراز بٹ سے. جی شیراز, بتائیے گا. جب ایکسپورٹ کی شپمنٹ کی جاتی ہے اس پر 180 دن کے بعد جو ہے اس کی پیمنٹ ریکوری ٹائم ہوتا ہے, جو کہ سیٹ پیٹرن ہے. اس پیٹرن کو چینج کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک کی جانب سے اب لمیٹائز کر دیا گیا ہے کہ اس کو 120 ڈیز کے اندر میچور کیا جائے. اس سے کیا نقصانات ہوں گے, اس کی ریپریکاشنز کیا ہوں گے, اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ عمران محمود موجود ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. ان سے گفتگو کرتے ہیں. عمران میں بتائیے گا, یہ جو اسٹیٹ بینک کی جانب سے اب ایک آرڈر جاری کیا گیا, اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے, اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو ابھی اسٹیٹ بینک کی ان کی پالیسی آئی ہے اس میں انہوں نے کیا ہے کہ آگے جو ایل سیز ہوتی ہیں, جیسے یورپ میں, ساؤتھ امریکہ کی کافی کنٹریز ہیں جو ایل سی 180 ڈیز کی اوپن کرتے تھے. ہمارے جو کسٹمر تھے وہ ایل سی جب کھلتی تھی ہم شپمنٹ کرتے تھے, بینک سے ایل سی نیگوشیٹ کروا لیتے تھے تو ہمیں اسی وقت پیسے مل جاتے تھے کہ لیکوڈیٹی کرنچ نہ آئے. اب وہ کل کا اسٹیٹ بینک نے کر دیا کہ اس کو 120 ڈیز کے اندر اس کی ریپیٹریشن آنی ضروری ہے. لیکن جس کسٹمر کی آلریڈی ان کی بھی بینکس میں لمٹس ہوتی ہیں, 180 ڈیز کی ایل سی کی لمٹس ہیں, تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوگی کہ امیڈیٹ توجہ ہٹ جائے گی. پھر اس کو یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کو ریفیوز کریں گے کہ نہیں بھائی تو 120 ڈیز کی ایل سی دو, پھر اس کا یہ ہوگا کہ اس کے پاس آپشن بہت ہے. ہمارے نیبرس کنٹری میں ہیں, چائنا میں بھی جا سکتا ہے, جو بزنس ڈائیورٹ کر کے جو نئے کسٹمر خاص کر اس کنٹری سے پاکستان کی طرف آئے ہیں پھر وہ دوبارہ ڈیورٹ کر دیں گے. لگتا ہے کہ ان دنوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے اپنی خطے کے اندر مسابقت رکھنے کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ دنوں میں کرنا چاہیے. نہیں, وہ ضروری ہے, کیونکہ جیسے مطلب چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اسپین کا جتنے کسٹمرز ہیں وہ سب 180 ڈیز کی ایل سی دے رہے ہیں. تو اسٹیٹ بینک نے ایکسپورٹرز کو ہدایات جاری کر دی. شیراز اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. پنجاب حکومت کا ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کے ساتھ دوہرا معیار. محکمہ تعلیم کی طرف سے 16ویں گریڈ میں اپڈیٹ ہونے والے ای ایس ٹی اساتذہ کو 16ویں اسکیل کے بہبود فنڈ کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. اساتذہ کہتے ہیں ان کی تنخواہوں سے 16ویں اسکیل کے برابر کٹوتی ہوتی ہے, لیکن بہبود فنڈ میں سے بچوں کی تعلیمی اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے پر انہیں بنیادی اسکیل 15ویں کے برابر فنڈ دیے جا رہے ہیں, جو سراسر ناانصافی ہے. اساتذہ کی جانب سے اسکیل کے برابر بہبود فنڈ دینے کا مطالبہ کیا گیا. اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر, بتائیے گا. جی, پنجاب حکومت کی طرف سے بہبود فنڈ دینے میں اساتذہ کے ساتھ امتیازی سلوک جو ہے وہ برتا جا رہا ہے. پنجاب حکومت کی طرف سے تمام جو ای ایس ٹی اساتذہ ہیں ان کو 15واں اسکیل دیا گیا ہے, لیکن ان میں کچھ اساتذہ ایسے ہیں جن کو محکمانہ ترقیاں دیتے ہوئے 16 گریڈ دیا گیا ہے, لیکن اب بہبود فنڈ کی جب باری آئی تو ان کی کٹوتیاں جو ہیں وہ مکمل 16ویں اسکیل کے حوالے سے کی جا رہی ہیں, لیکن ان کو یہ فنڈ اور ان کے بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو 15ویں اسکیل کی اسکالرشپ ملے گی, 16ویں اسکیل کی اسکالرشپ نہیں ملے گی. کیا وجہ ہے, اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیچر موجود ہیں جن کی طرف سے یہ اپلیکیشن بھی دی گئی ہے متعلقہ حکام کو کہ ان کا چونکہ محکمہ تعلیم کی طرف سے 16 اسکیل ہے تو ان کو 16 اسکیل کا بہبود فنڈ ملنا چاہیے, لیکن حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ای ایس ٹی کا بنیادی اسکیل 15 ہے تو اس لیے انہیں 15ویں اسکیل کا ہی بہبود فنڈ دیا جائے گا. کیا معاملہ ہے, کیوں امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے؟ محکمہ تعلیم آپ کو 16 گریڈ دے رہا ہے, لیکن بہبود فنڈ کی باری آئی تو آپ کو 15ویں اسکیل کے پیسے مل رہے ہیں. گورنمنٹ آف فنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ نوٹیفیکیشن دیا تھا کہ جو بھی اسکیل نمبر 16 میں ای ایس ٹی ٹیچر ہوگا اس کو
ऑफिसर समझा जाएगा, ऑफिशियल नहीं समझा जाएगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन को ना मानते हुए सूबाई बहबूद फंड आड़े आ गई और इस नोटिफिकेशन के सूबाई बहबूद फंड के इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ टीचर सूबाई मोहतसब के पास गए और अगस्त के अंदर 3 अजला से उकाड़ा, चकवाल और फैसलाबाद से ये शिकायत सूबाई मोहतसब के दफ्तर में जमा करवाई गई। सूबाई मोहतसब ने हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए अदारों से जवाब तलबी की, लेकिन जो अदारों ने मुनासिब जवाब न दिया और सूबाई मोहतसब ने अदारे के सूबाई बहबूद फंड के ख़िलाफ़ फैसला दे दिया। उस फैसले के ख़िलाफ़ सूबाई बहबूद फंड के एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर के पास अपील लेकर गए। अपील ने भी एडमिनिस्ट्रेटर की जो अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया और टीचर्स को ऑफिसर के उहदे पे तसव्वुर करते हुए अहकाम सादर फरमाए कि इनको 16 स्केल ऑफिसर तस्लीम करते हुए बहबूद फंड दिया जाए। लेकिन 29 दिसंबर को एडमिनिस्ट्रेटर ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि EST टीचर्स के नाम के ऊपर ये जो EST टीचर है इसको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देगी बहबूद फंड, ना कि सूबाई बहबूद फंड। हालांकि जो बहबूद फंड है वो ओहदे की बना पे जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कारकर्दगी रिपोर्ट पर ही तरक्की मिलेगी। काम और तर्ज अमल की मनफी रिपोर्ट से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए यहाँ पर तमाम महकमों में अब जितने भी सिविल सर्वेंट्स होंगे उनकी कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा और उसी की रोशनी में उनकी प्रमोशन होगी। अगर तनख्वाह बढ़ाने का मामला है तो वो उसी की रोशनी में होगा। मुलाजमीन की जितने भी काम होगा और उसके अलावा जो उनकी करैक्टर जितना भी होगा वो तमाम का तमाम खुफिया रिपोर्ट्स में ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर उसी के साथ उन्हें प्रमोट किया जाएगा और उसी के साथ उन्हें जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। तो इस सिलसिले में मुलाजमीन को आगाह कर दिया गया है कि अपनी कारकर्दगी में तसलसल लाएँ, अपनी जो यहाँ पर कारकर्दगी है उसको बेहतर भी बनाएं और उसके अलावा जो अपना रवैया है वो भी साइलिन के साथ दुरुस्त करें। इसी सूरत में वो प्रमोशन के हकदार हो सकते हैं और इसी सूरत में ही जो उनकी प्रमोशन है वो आगे बढ़ेगी और इसी सूरत में उनकी तनख्वाह बेहतर होगी। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में बिजली के नए मीटरों का मसला हल ना हो सका। सारिफीन पिछले 6 माह से शदीद अजियत से दो चार। कहते हैं 10 अगस्त को डिमांड नोटिस जमा करवाया लेकिन मीटर ना लग सका। सारिफीन ने वफाकी वजीर हमाद अजहर की आमद पर मीटरों की फराहमी का मुतालिबा कर दिया। बाबर मुनीर से जानते हैं। बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, CEO फेस्को की जानिब से यकीन दहानी करवाने के बावजूद फेस्को डिवीज़न में जो नए मीटरों का कॉल है वो पड़ा हुआ है और यकीन दहानी के बावजूद नए मीटर जो है वो फराहम नहीं किए जा रहे, जिस वजह से शहरियों की जानिब से 6 माह कबल जो डिमांड नोटिस जो है वो जमा करवाए गए हैं और जो है वो आज तक उन्हें 6 माह बाद भी जो है वो दफातरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें अजियत का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब आपने डिमांड नोटिस जमा करवाया, क्या मुतालबा करेंगे? अभी तक मीटर नहीं मिला। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 अगस्त ਨੂੰ असां डिमांड नोटिस जमा कराया है जुबैर हसन ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ 7 जनवरी हो गई है, ਹੁਣ तक सानू कोई मीटर नहीं मिलिया। कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, चक्कर ला के थक गए दफ्तरां दे। पैसे भी अपने जमा करवाए नो डिमांड नोटिस दे। सानू ਹੁਣ तक मीटर मिलिया ही नहीं है। कमर्शियल मीटर नहीं मिले, उस तो इलावा जो दूसरे घरेलू मीटर नहीं मिले। ये पता नहीं की मसला है, हुकूमत का इतनी शाटकी चलती पी कि मीटर मिलता ही नहीं पे। जलीलो ख्वार हो गई इससे। ठीक है, हमाद अजहर साहब आज वफाकी वजीर साहब फैसलाबाद होंगे पैन। साडा उन्होंने दे अगे मुतालबा है, ਅਸੀਂ CEO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੇ, XCN ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਥੱਕ ਗਏ ਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤੰਗ ਗਈ ਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਣੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 1000 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट चले गए नो, उन्हें बावजूद लोग धक्के लेंदे पैन, जलील खुआर होंदे पैन, मीटर मिलते ही नहीं पे। ये पता नहीं कि ना इस हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है, कभी जिंदगी मीटर शॉर्ट हो ही नहीं है। जिवें डिमांड नोटिस जमा करो नाल मीटर मिल जाता है। 10 अगस्त वेख लो, आज 7 जनवरी वेख लो। बिल्कुल जी, शहरियों का कहना है कि 10 अगस्त की जानिब से जुबैर हसन का उसने जो है वो डिमांड नोटिस जमा करवाया था। तकरीबन 5.5 माह गुजरने के बावजूद उसे जो है वो मीटर नहीं मिला और इसी तरह जो है वो सार्फिन की जानिब से जो शहरी हैं जिन्होंने अपने डिमांड नोटिस 6 माह कबल जो है वो जमा करवाया और उन्हें मीटर नहीं मिल रहे, उन्होंने आज मुतालबा रख दिया। चूँकि आज फैसलाबाद में वफाकी वजीर जो है पानी बिजली हमाद अजहर जो है वो तशरीफ ला रहे हैं और उन्होंने मुतालबा रख दिया कि कम अज़ कम। जी शुक्रिया बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद में व्हीकल्स की रुकी हुई 23,000 नंबर प्लेट्स के मालिकान की सुनी गई। महकमा एक्साइज और पाकिस्तान पोस्ट के माबैन नंबर प्लेटों की तरसील का मुआहिदा तय पा गया। महकमा डाक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स मालिकान को उनके घरों तक पहुंचाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद के ऐसे व्हीकल मालिकान जिनकी नंबर प्लेट्स गुज़िश्ता कई लंबे अरसे से रुकी हुई थी और उसमें से 23,000 नंबर प्लेट्स जो कि सूबाई हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद ऑफिस को भिजवा दी गई थी, ताहम महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और निजी कोरियर कंपनी का मुआहिदा ख़त्म हो गया था, जिसके बाद वो गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की 23,000 नंबर प्लेट्स फैसलाबाद ऑफिस में ही रुकी हुई थी और उनकी तरसील जो थी वो रुक गई थी, जिसकी वजह से व्हीकल मालिकान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो अभी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और पाकिस्तान पोस्ट के माबैन इन नंबर प्लेट्स की तरसील का माहिदा भी जो है वो तय पा गया है। फैसलाबाद महकमा एक्साइज जो है वो 23,000 नंबर प्लेट्स महकमा डाक के हवाले करेगा और फिर महकमा डाक जो है वो इन नंबर प्लेट्स को मुतल्लिका शहरियों के घरों तक पहुंचाएगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से इससे कबल निजी कोरियर कंपनी के साथ मुआहिदा था और इस हवाले से जितने भी स्मार्ट कार्ड से या फिर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट्स और कापियाँ थी तो वो तमाम की तमाम जो थी वो उनकी तरसील निजी कोरियर कंपनी के ज़ुम्मा थी। ताहम महकमा एक्साइज ने कोरियर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, पाकिस्तान पोस्ट के साथ मुआहिदा कर लिया, लेकिन ऐसी नंबर प्लेट्स जो कि फैसलाबाद ऑफिस में पड़ी हुई थी तो उनकी तरसील का मुआहिदा जो था वो नहीं तय पाया था। ताहम अभी महकमा एक्साइज और पाकिस्तान पोस्ट के माबैन ये मुआहिदा हो गए और वो 23,000 नंबर प्लेट्स जो गुज़िश्ता 2 महीनों से यहाँ पे रुक पड़ी। शुक्रिया उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद की खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। खाद फरोख्त न करने वाले और खाद की बोरियां स्टॉक करने वालों को 25,000 रुपए तक के जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद का कहना है कि किसानों को खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोशां है। अपनी निगरानी में खाद की बोरियां फरोख्त करवाई जा रही हैं। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद की खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। खाद फरोख्त न करने वाले और खाद की बोरियां स्टॉक करने वालों को 25,000 रुपए तक के जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद का कहना है कि किसानों को खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोशां है। यूरिया खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी की असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी और खाद डीलर्स के साथ मीटिंग। इजलास में यूरिया खाद की तरसील के लिए लाए अमल तय हुआ। बात कर लेते हैं अबू तुराब तुराबी से। जी अबू तुराब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए 18 हज़ारी में यूरिया खाद की फराहमी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी की जानिब से महकमा ज़राअत और खाद डीलर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग की गई है। इजलास में खाद की दस्तयाबी के हवाले से लाहे अमल तय किया गया है। स्ट्रेटजी के ज़रिए खाद की जो तरसील है उसके लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सजाद महमूद बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, आने वाले 2 रोज़ में 18 हज़ारी में तकरीबन कितनी खाद आएगी और क्या लाहे अमल इख्तियार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि मेरे ऑफिस में फर्टिलाइज़र हेल्प सेंटर कायम कर दिया गया, जहाँ पे ज़िम्मेदारों की लिस्टें बनती हैं, कंप्यूटराइज उनकी वेरिफिकेशन होती है। जहाँ तक खाद की दस्तयाबी है वो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से भी अवेलेबल हो रही है, लेकिन मैं अपने ज़िम्मेदारों को मायूस नहीं कर रहा। गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक गवर्नमेंट के रेट्स पे लोगों को मुहैया की जा रही है। इंशाल्लाह अगले 2-3 रोज़ में और 3 से 4 हज़ार बैग हमारे 18 हज़ारी के लिए होंगे। अभी मैंने मुल्तान और बड़े डीलर्स जो हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि 18 हज़ारी के लिए जंग के लिए मैक्सिमम हमें खाद मुहैया करें। दूसरा, मैंने तहसील हेडक्वार्टर के सूरत हाल डी साहब के नोटिस में लाया था। वो आज CO साहब खुद तशरीफ़ लाए हुए हैं। यहाँ के मामला देखकर कल मेरी फिर उनसे मीटिंग है। जितने भी डॉक्टर्स की कमी है इंशाल्लाह विदिन 1 or 2 डे वो कमी भी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सजाद महमूद बाबर का यही कहना है कि तहसील 18 हज़ारी में यूरिया खाद की दस्तयाबी के हवाले से खाद डीलर्स, खाद डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ राब्ते में हैं, इक़दामात किए जा रहे हैं और आइंदा 2 से 3 रोज़ में 2 से 3 हज़ार बैग जो हैं वो यूरिया खाद 18 हज़ारी तहसील में तकसीम किए जाएंगे। मीटिंग में जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी गुलजार शाहिद ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर को
मजमूई तौर पर ब्रीफिंग दी है कि खाद की कितनी जो बैग्स हैं वो तकसीम किए जा चुके हैं और अल्लाह अमल के हवाले से भी उनको आगाह किया गया है। खाद डीलर्स की जानिब से भी असिस्टेंट कमिश्नर को यकीन दहानी करवाई गई है कि खाद की दस्तयाबी और खाद की जो किल्लत है। जी शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर शोरकोट फजल अब्बास की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सीओ तारिक जावेद, चौधरी रिजवान सफ्तर, महमूद शाह के अलावा म्यूनसिपल कमेटी के दीगर अमला ने भी शिरकत की है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट में आज एक मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी के सीओ तारिक जावेद के अलावा जो दीगर अमला है वो भी इस मौके पर मौजूद था। तो मेरे साथ इस पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास भी मौजूद है, इनसे जानते सर ये बताइएगा आज की मीटिंग का मकसद क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि 31 दिसंबर को जो हमारी मकामी हुकूमतें थी उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी, तो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो एमसीज़ हैं तहसील्स में, तो उनका हमें एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। तो उस सिलसिले में सारा जो स्टाफ है, सारे जो ऑफिसर्स हैं और डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं, और सबसे बड़ा आपको पता है जैसे बारिश हुई है तो कई जगहों पे हमारी जो नशेबी जगह वहाँ पे पानी खड़ा है और उसको सकिंग मशीन के ज़रिए हम वो भी करवा रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो कोई मुख्तलिफ़ फ़ी होती हैं नक्शाजात की मद में, रेंटल शॉप्स की मद में, डिफरेंट और अदर जो हमारे हेड्स हैं उनकी एक सारा जायज़ा था और सब लोगों के साथ इंटरेक्शन था कि किस तरह से हम अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएं। तो मीटिंग ये बड़ी खुशगवार रही है और मुझे इस बात से जो है मैं मुतमईन हूँ कि इंशाअल्लाह जो ये ड्यूटी है जब तक है हम इसको जो पैरामीटर्स हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से उस पर बैन उसको पूरा करें, और जो लोग काम करें उनके लिए कोई एप्रिसिएशन हो और जो लोग काम ना करें तो उनको सिस्टम से किक आउट किया जाए ताकि सिस्टम जो बेहतर बने और दूसरे लोगों के लिए कोई मिसाल हो। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आप शहजाद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तांदलियावाला के मजदूर बारिशों के मौसम में गुज़श्ता कई रोज से काम ना मिलने से परेशान हाल है। मुतादिद मजदूरों को घर का चूल्हा चलाने में मुश्किलात हैं, जबकि मुतादिद मजदूर फाकों में है। इसी पर मजीद बात करते हैं गुलरेज से। जी गुलरेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, तांदलेवाला में गुज़श्ता 3-4 रोज़ से बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। एक जानब तो जो है मौसम सर्द हो गया है, दूसरी जानब जो है वो तांदलेवाला के जो मज़दूर हैं उनकी जो मजदूरी है वो भी मांद पड़ गई है। इसी हवाले से मैं मज़दूरों के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मज़दूर हैं वो काम ना मिलने से परेशान हाल हैं। इसी हवाले से देखा जा सकता है कि यहाँ पर नौजवान मज़दूर भी हैं, बूढ़े मज़दूर भी हैं, जिनको जो है वो कई रोज़ से काम नहीं मिल रहा है। इसी हवाले से एक बुजुर्ग मजदूर से पूछते हैं, आप ये बताइएगा कि कब से आपको काम नहीं मिला, क्या कहेंगे इस वाले? 8-10 दिन हो गए जी, मजदूरी कोई नहीं मिलती पई। एक बच्चा दा हाथ कटे हुआ है सज्जा, दूसरा बच्चा बीमार पिया है, तो मजदूरी तो बड़ी परेशान है। धुंदा ते बारिश पै रही है, 8-10 दिन खर्चा ही कोई नहीं जिगार मिला। इसी हवाले से और भी मजदूर हैं, आप ये बताएं बारिश जो है उसके दौरान मजदूरी आपको मिल रही है, कहीं काम मिल रहा है, घर कैसे चल रहा है? महीना ये काम को नहीं मिल रहा था, धुंधा पड़ी काम नहीं मिल रहा, और धुंध में काम नहीं मिला और बारिश में भी काम नहीं मिला, महीना हो गया तकरीबन। जी बिल्कुल, जो है वो यहाँ पर जो तांदलेवाला के जो मजदूर हैं उनका ये कहना है कि बारिशों की वजह से जो है वो काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से घर का जो चूल्हा है वो चलाना मुश्किल हो गया है। आप ये बताएं कि काम नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे इस हवाले से? काम नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिली, जदा दी बारिशां बुरशां सुरियां से जलील होए पे, धक्के खांदे वाने निक्के निक्के बच्चे जलील हो गया, बड़े तंग होए पे। जी बिल्कुल, जो है वो यहाँ पर जो मजदूर हैं उनका ये कहना है कि बारिशों की वजह से काम नहीं। गुलरेज, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सर्दी का एहसास कम करने और मौसम एंजॉय करने के लिए शहरी चाय, होटलों और गर्मा गर्म पकवान खाने के लिए दुकानों पर पहुंच गए। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में गहरे बादल छाए हैं, बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खासा खुशगवार हुआ है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। न सिर्फ टोबा टेक्सिंग बल्कि पीर महल, गोजरा और कमालिया में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश का इम्कान है और वक्फे से बारिश जारी रहेगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मैं मौजूद हूँ टोबा टेक्सिंग के सदर बाजार में, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने
पकवान के लिए, गर्मा गर्म पकवान खाने के लिए दुकानों का रुख किया है और इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो गर्मा गर्म समोसे, चिप्स और पकौड़े जो है वो खरीदने के लिए बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो पकौड़े और समोसों की भीनी भीनी खुशबू है वो राह चलते अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जो भी कर रही है। इसी वाले से दुकानदारों से बात भी करते हैं और जानते हैं। अंकल, ये मौसम बड़ा प्यारा हो गया, बारिश हो रही है, कोई काम भी बेहतर हुआ है? शुक्र अल्लाह का, साल के बाद बारिश हुई है, कस्टमर बहुत आ रहे हैं, ठंड की वजह से पकौड़े चिप्स के खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा माहौल बन गया। आपने भी कुछ खाया है कोई सर्दी के मौसम में? कोई नहीं, हमने पिनियाँ खाई हैं सुबह। दुकानदार भी खुश हैं। उनका ये कहना है कि मौसम तब्दील हुआ तो इसके साथ साथ उनका कारोबार भी बेहतर हुआ है। और इस वक्त यहाँ पर जो टोबा टेक्सिंग की मशहूर दुकान मजीद स्वीट, वहाँ का जो गाजर का हलवा है वो यहाँ पर खासा मशहूर है, लोग उसको खाने के लिए अभी स्पेशल जो है वो देहातों से आते हैं और इसकी भी खुशबू जो है वो राह चलते अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। अंकल, आप बताइएगा कि आपका गाजर का हलवा बड़ा मशहूर है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और मौसम भी तब्दील हुआ है, तो काम भी बेहतर हुआ है आपका? ये जी 40 साल तो असी सिर्फ देसी घे का बनाने हैं। गाजर हलवा तो बहुत ज़्यादा बिकता, अल्लाह के हुक्म नाल मन 1.5 मन रोज़ बिक जाता वा, तो बहुत अच्छा वा। तो लोग सर्दी च हुण खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं। गाजर का ये हलवा जो है वो दुकानदार का ही कहना है कि 40 साल से तैयार किया जा रहा है और इसको जो है वो देसी घी से तैयार किया जाता है। तमाम इसके साथ साथ जो चाय की, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।